चैप्टर में now we are going through our next topic, that is in our last chapter, in our last topic, I told you that there are a lot of reasons why we are saying DNA is our genetic material and so on. So now अब हमें ये जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करना था, हमें नहीं मीन्स साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करना था, वो एक्सपेरिमेंट था इस बात को लेके कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ओके, बट डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। डीएनए जो नई जनरेशन में जा रहा है, इट मीन्स कि वो रेप्लिकेट कर रहा होगा, कोई ना कोई चीज तो हो रही है। देखिए, हमने 11th की बायोलॉजी में ये बात देख रखी है कि डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में हो रहा है। अगर आप लोगों को याद हो तो G1S G2M वाला जो एक सेल साइकिल पढ़ाई थी, उसमें से एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते रहे। उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है वो कैसे अपने नंबर्स को बढ़ा रहा है या वो कैसे प्रोजेनी में जा रहा है, उसका तरीका क्या है। मीन्स अगर हम एक वर्ड में कहें तो उसके रेप्लिकेशन करने की जो पावर है उसका पता लगाया। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था मिसेल्सन एंड थाले। सो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बहुत छोटा सा काम किया। इकोलाई को हम सब जानते हैं, इकोलाई बैक्टीरिया उन्होंने लिया और उस बैक्टीरिया को उन्होंने एक मीडियम में ग्रो कराया। मीडियम में ग्रो कराने का रीजन ये था क्योंकि वो मीडियम उनका चूज किया हुआ था, उस मीडियम में रखे हुए एलिमेंट्स जो थे वो उनके चूज किए हुए थे। मींस उन्होंने नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप दिया था। देखिए, हम ये जानते हैं कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें नाइट्रोजिनस बेसेस आ रहे हैं। इट मीन्स कि नाइट्रोजन का वहां रोल रहना ही रहना है। सो उन्होंने एक नाइट्रोजिनस बेसिस के लिए उनको प्रोवाइडर टाइप का एक दिया। मीन्स उनको एक मीडियम दे दिया जिसमें कि इकोलाई ग्रो करेगा। सो मीडियम था आपका NH4Cl का। इस NH4Cl की स्पेशलिटी ये थी कि इसमें N जो था, नॉर्मली जब हम N का एटॉमिक नंबर कहते हैं 14 कहते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने जो लिया था N का हैवी आइसोटोप लिया था, नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप लिया था, दैट इज N15। ओके, सो N15 इन्होंने लिया और N15 NH4 जो Cl है इसमें N जो है वो 15 वाला है। सो इस मीडियम में इकोलाई को ग्रो करने दिया और हर स्टेज में जब भी ये इकोलाई को ग्रो करा रहे थे उसके बाद एक प्रोसेस होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। मैंने आप लोगों से लास्ट चैप्टर में भी इस बुक के बारे में थोड़ी बहुत बात करी थी अपने। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, जिसे मैंने बोला था कि 1000 RPM या फिर उससे भी तेज की स्पीड में हम किसी चीज को रोटेट कराते हैं। 1000 RPM एक बहुत बड़ा बहुत हाई स्पीड है। तो उसमें जो भी डेंसिटी के बेस पे, जो वेट और डेंसिटी के बेस पे जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सो यहाँ पर भी उन्होंने हर बार में ये कर रहे थे कि जैसे किसी मीडियम में ग्रो करा रहे हैं तो साथ में वो उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू उनके रिजल्ट्स को देखते जा रहे हैं। सो ऐसा ही इन्होंने यहाँ पर भी किया। जब इन्होंने NH4Cl जिसमें कि N15 यूज किया था, उस वाले मीडियम में इन्होंने इकोलाई को ग्रो कराया। तो इकोलाई को ग्रो कराने के बाद सेम केवल इकोलाई को लिया एंड उसको उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया और उसे सीजियम क्लोराइड के एक लिक्विड में उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। ये एक्चुअली एक डेंसिटी ग्रेडियंट होता है। तो इस डेंसिटी ग्रेडियंट के यूज से वो ये देख रहे थे कि डेंसिटी उनको जो सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए जो पाइपेट्स यूज की जाती थी उसमें वो देखते थे कि ये कहाँ पर आ रहा है, उसके बेस पे पता चल जाता था कि डेंसिटी कितनी है। और डेंसिटी के बेस पे, क्योंकि देखिए N15 है, हैवी आइसोटोप है, इट मीन्स कि वो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, हैवी है, तो वो नीचे को बैठेगा। ओके, जो आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन की पाइप्स होती हैं या हम कहते हैं कुछ छोटी सी आप टेस्ट ट्यूब टाइप की मान ली जो कि क्लोज हो सकती है, आप लोगों के लिए नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो एक क्लोज हो सकने वाले छोटी सी बॉटल्स टाइप की, ठीक है। तो उसमें वो नीचे को बैठ रहा था। सो ये हो गई फर्स्ट स्टेज जिसमें कि उन्होंने क्या करा था, N जो लिया था 15 लिया था, N15। इसके बाद 20 मिनट इसमें ग्रो कराया था। इसके बाद इन्होंने डाल दिया उसे N14 NH4Cl जो अब मीडियम लिया उसमें N14 था, मतलब जो नॉर्मल नाइट्रोजन होता है वो वाला लिया था। अब इसमें भी इन्होंने इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। ओके, अब इसको जब हमने NH4Cl वो वाला लिया था, मीन्स जो नॉर्मल N14 वाला लिया था, इसमें छोड़ा, तो इसके बाद जब इन्होंने अगेन वही सीजियम क्लोराइड के साथ में सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, तो अब जो रिजल्ट देखा इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद वो ये था कि जो एज कंपेयर टू जो पहली हमारी प्राइमरी जनरेशन थी
जिसमें जो डीएनए था वो बिल्कुल नीचे बैठ रहा था उस टेस्ट ट्यूब में। अब की जो जनरेशन थी F1 जनरेशन में, वो मिड में आ रहा था। मिड में आने का मीनिंग क्या हुआ? मिड में आने का मीनिंग ये हुआ कि अब ये हाइब्रिड बन गया है। जैसे पहले मैंने डीएनए को केवल ब्लैक कलर में शो कर रखा है, अब जो बनेगा वो हाइब्रिड मीन्स, क्योंकि जो दूसरी इसकी वो बना है, स्ट्रैंड बना है डीएनए का दूसरा, वो NH4Cl में से उसने अमाइनो एसिड्स के लिए और जो हम कह रहे हैं कि उसके नाइट्रोजिनस बेसिस के लिए जो उसने उसको मिले नाइट्रोजिनस बेसिस, वो वहां से मिले जहां पर नाइट्रोजन क्या था, अब वो हैवी नाइट्रोजन नहीं था, नॉर्मल नाइट्रोजन था। सो NH4Cl का ऐसे मीडियम में ग्रो कराने पे इनको मिल गई हाइब्रिड जनरेशन। अब जब इन्होंने इसको अगेन, अभी तो इन्होंने 20 मिनट के बाद का रिजल्ट देखा था। ई कोलाई को एक बार की इसके रेप्लिकेशन, एक बार का इसका जो डिवीजन होता है सेल का, एक सेल से 2 सेल बनने का, वो 20 मिनट में हो जाता है। तो 20 मिनट में तो इनको दो डीएनए फ्रेगमेंट्स मिले थे जो कि दोनों के दोनों हाइब्रिड थे। लेकिन अब इन्होंने इसी को छोड़े रखा 40 मिनट्स तक। अब मीडियम कौन सा है? वही वाला है, N14 वाला मीडियम है। तो उसमें जो 40 मिनट के लिए इन्होंने छोड़ा, तो अब जो रिजल्ट निकला वो और स्पेशल था। वो और स्पेशल इसलिए था क्योंकि उसमें 2 डीएनए के जो स्ट्रैंड्स थे वो इनको मिले थे। मीन्स आप कह सकते हैं हाफ। अगर हम उन्होंने काउंट नहीं किया, आप लोगों का ये क्वेरी जरूर आ जाएगी कि 2 कैसे काउंट किए, तो 2 काउंट नहीं, मीन्स ये है कि 50% जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिले हैं वो थे इनके नॉर्मल वाले N14 के साथ वाले, मीन्स वो हैवी नहीं थे, वो लाइट चेन मतलब लाइट डीएनए थे। ओके, और जो 2 मिले वो मिले इनको, जो बाकी 2 थे वो इन्हें हाइब्रिड मिले। अब इनका मिलने का रीजन ही यहाँ पर से ये बात प्रूफ हुई थी कि ओके, इसमें कोई रेप्लिकेशन टाइप की चीज हो रही है। मींस एक स्ट्रैंड तो कोई पुराना रह रहा है, एक उसमें नया जुड़ रहा है। क्योंकि देखिए, अगर मैं बात करती हूँ, जब इन्होंने N15 लिया, N15 में इन्होंने छोड़े रखा उसे, तो ठीक है, डीएनए में कह रही हूँ कि जो सेम उसे N15 का मीडियम मिला था उसके अकॉर्डिंग बन गया। उसके बाद 20 मिनट के बाद जब इन्होंने इसको N14 वाले मीडियम में डाला, तो वहां पर क्या हुआ, रेप्लिकेशन जब हो रहा है, सिंगल, ये भी सिंगल बन गया, ये भी सिंगल बन गया। और इसके साथ में, क्योंकि ये तो N15 वाला है, इसको हम कह रहे हैं N15। ओके, ये दोनों जो ब्लैक से शो कर रहे हैं N15 है। अब क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट्री कोई स्ट्रैंड बनना था, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, क्योंकि N जो है 14 वाला ही है, तो दूसरा जो चेन बनेगी लाइट चेन ही बन सकती है। ओके, क्योंकि मीडियम में कोई हैवी नाइट्रोजन तो अब है ही नहीं, लाइट वाला ही है, मतलब जो एक नॉर्मल नाइट्रोजन होता है वो ही है, इसलिए N14 वाला ही दूसरा जो इसकी चेन बना सकेगा। अब जो थर्ड बार आ रही है अभी भी, अब ये बन चुके हैं। अब देखिए, ये वाला हाइब्रिड बना है। अब जब ये हाइब्रिड अलग होगा तो ये क्या बनेगा, एक तो इसमें ब्लैक वाला आएगा, एक इसमें ब्लू वाला आएगा। मीन्स एक इसमें हैवी चेन वाला आ रहा है, एक इसमें लाइट चेन वाला आ रहा है। लेकिन अभी हमारे पास मीडियम अब क्या है, केवल जिसमें कि नॉर्मल नाइट्रोजन है, मीन्स हैवी आइसोटोप नहीं है, नॉर्मल वाला है। तो वो क्या करेगा, नॉर्मल वाला ही नाइट्रोजन दोनों से जाके क्योंकि बाइंड हो रहा है, इसलिए 2 तो आपको मिल जाएंगे, 50% आपको मिल जाएंगे जो आपके नॉर्मल नाइट्रोजन के साथ हैं। मीन्स कि वो हैवी आइसोटोप नहीं है, इसलिए वो डेंसिटी में, वो हैवी डेंसिटी के नहीं होंगे, इसलिए वो लाइट चेन डीएनए है। प्लस 2 जो आपके रहेंगे वो अभी भी हाइब्रिड रहेंगे, क्योंकि एक हैवी चेन तो अभी भी रही है। ओके, तो इसके थ्रू यहाँ पर ये चीज प्रूफ हुई थी कि डीएनए का ये प्रॉपर्टी उसमें खुद में है कि वो अपने को रेप्लिकेट कर रहा है, और जो उसका मीडियम है उसमें ही रह के वो अपने को रेप्लिकेट कर रहा है और अपने नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका जो एक्सपेरिमेंट था डीएनए के रेप्लिकेशन पावर को प्रूव करने के लिए। यहाँ पर तक हमने बात कर ली कि डीएनए की रेप्लिकेशन पावर तो ये है। अब हम बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन ही क्या है। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए का रेप्लिकेट करना मतलब डीएनए का अपनी कॉपी बनाना। मींस डीएनए जो है वो क्या करेगा, वो अपनी नई जनरेशन जो है वो खुद बनाता है। सो अब हम बात करते हैं कि डीएनए का जो भी ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है वो कैसे हो रही है। देखिए, सबसे पहली बात है, डीएनए का स्ट्रैंड डबल हेलिकल मॉडल होता है। इसमें जो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स लगे होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता रखी है। अभी हम देखते हैं कि डबल हेलिकल मॉडल है इसका, और डबल हेलिकल मॉडल के साथ में जो 4 हमारे पास नाइट्रोजीनस बेसेस हैं केवल जो हो सकते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। डीएनए में यही 4 हो सकते हैं, और एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा थायमिन होगा एंड टी होगा, और जी के कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा सी होगा।
ठीक है। दूसरी क्वालिटी इसकी होती है कि जो डीएनए है वो हमेशा 5, एक प्राइम उसका 5 होगा, एक एंड उसका 5 प्राइम होगा, दूसरा एंड उसका 3 प्राइम होगा, और उसके अपोजिट में उसके कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे और एंटी पैरेलल रहेंगे। मींस जहां पर 5 प्राइम है उसके अपोजिट में 3 प्राइम आएगा, और जहां पर 3 प्राइम है उसके अपोजिट में 5 प्राइम आएगा। अब स्टार्ट होती है इसकी रेप्लिकेशन की प्रोसेस। सबसे पहला काम करता है डीएनए हेलिकेज, जो डीएनए के पॉली इसमें काम कर रहा है हेलिकेज एंजाइम काम करता है। हेलिकेज क्या करता है, रेप्लिकेशन फॉर्क क्रिएट कर देता है। रेप्लिकेशन फॉर्क मतलब जहां से रेप्लिकेशन को अब स्टार्ट होना है वो जगह है। तो रेप्लिकेशन फॉर्क मतलब कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को उसने अलग अलग कर दिया। अब इसमें एक प्राइमेज आके जोड़ता है, प्राइमेज एंजाइम, जो कि एक आरएनए का प्राइमर लगा देता है उसमें। ठीक है, प्राइमर लग गया। प्राइमर लगने के बाद ही इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनने की प्रोसेस शुरू होती है, और वो काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज नाइट्रोजनस बेसिस को हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में लगातार कंटिन्यूअसली लगाते जाता है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये अब लगातार लगते जाएंगे, और इसके बाद में ये जो 2 टाइप के स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरा होता है लैगिंग स्ट्रैंड। जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, मतलब उसमें बीच में कोई भी गैप फॉर्मेशन नहीं होगी। कंटिन्यूअस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन की ओर को ये नए नए बेस पेयर्स को ऐड करता जाएगा। दूसरा होता है लैगिंग स्ट्रैंड। ये अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि चल रहा होता है तो इसमें हमेशा बीच में गैप्स आते हैं, ये लगातार कंटिन्यूअस नहीं बनाता। बीच बीच में अचानक प्राइमेज आएगा, वो एक फ्रेगमेंट बनाएगा, देन पॉलीमरेज आएगा, वो लगाएगा। तो जो ये फ्रेगमेंट्स होते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। तो ये फ्रेगमेंट्स क्रिएट हो रहे होते हैं, बार बार प्राइमर आ रहा है, बार बार डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है और बना रहा है। ठीक है, और डीएनए बेसिस को ऐसे ही एक के बाद में एक लगाते जा रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद में जो प्रोसेस रहती है, अब देखिए लीडिंग स्ट्रैंड के लिए हमने कह दिया कि ये कंटिन्यूअस लगा रहा है, मींस इसमें बीच में कोई गैप नहीं आएगा। लैगिंग स्ट्रैंड के लिए मैं कह रही हूँ कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब बीच बीच में लगा रहा है, फिर बीच में गैप आ रहा है, फिर बीच में लगा रहा है, इस टाइप का। सो इसके बाद का जो काम होता है एक्सोन्यूक्लियस का होता है। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो क्या करता है, जहां पर भी सबसे पहले प्राइमेज ने आके प्राइमर्स लगाए थे उन प्राइमर्स को हटा देता है वहां पर से, एंड इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आता है, उस स्पेसिफिक छोटे से हिस्से में जाके वो फिर से नए बेस पेयर्स को ऐड कर देता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स को ऐड कर देता है, जिसके थ्रू क्या हो जाता है, अब ये कंटिन्यूअस बन गया। उसके बाद जो बीच के गैप्स होते हैं उन्हें फिल करने के लिए डीएनए लाइगेज काम करता है, और डीएनए लाइगेज इनको एक कंप्लीट इसकी एक कंटिन्यूअस लाइन बना देता है। मींस जो एक डीएनए से 2 डीएनए कंप्लीट बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस हो गई आपकी डीएनए के रेप्लिकेशन की। नाउ अगर हम बात करते हैं कि इसमें अभी हमने जो जितनी भी बात करी इन सब में हमने अलग अलग चीजें क्या सुनी। पहली बात हमने सुने कुछ एंजाइम्स के, कुछ ऐसे हमें इसके में काम आने वाले एंजाइम्स के नाम सुने। ओके, नाम किस किस के सुने। पहला हमने सबसे पहला नाम किसका सुना था, पहला नाम हमने सुना था हेलिकेज का, हेलिकेज। ठीक है, हेलिकेज का काम क्या हो गया, हेलिक्स को तोड़ना है। डीएनए डबल हेलिक्स सबने सुना है, तो हेलिक्स को तोड़ने वाला क्या हो गया, तोड़ना मीन्स उसे खोलना। अभी तक वो ट्विस्टेड होके एक हेलिक्स के फॉर्म में बैठा है, उस हेलिक्स को ओपन करने पहले तो स्ट्रेट करना और उसे खोल देना। जैसे आप जो जिप होती है किसी भी चीज में, उस जिप का खुलना जैसा समझिए, सेम जो जिप खोलने में जिपर जो काम कर रहा होता है वही काम यहाँ पर हेलिकेज कर रहा है, उसे ओपन कर दे रहा है। तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड है उनको इसने ओपन कर दिया। अभी तक ये जुड़े हुए थे आपस में, बेस पेयर्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए थे, वो अब इसने अलग कर दिए। राइट, इसके बाद हेलिकेज के बाद सेकंड कौन सा आया, प्राइमेज आया। प्राइमेज ने क्या किया, देखिए कहीं से भी ऐसा नहीं है कि कहीं पर से भी डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक साइट्स होती हैं हर, और नहीं पूरे के पूरे डीएनए के स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन हो सकता है। तो इसको क्या करा जाता है, एक कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस तक ही ये काम जो होता है रेप्लिकेशन का। तो वो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का पॉइंट होता है, उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को पे ही क्या होता है, प्राइमेज जाके वहां पर प्राइमर्स ऐड करता है। ठीक है, प्राइमेज ने जाके प्राइमर ऐड कर दिए। प्राइमर ऐड करना इज जस्ट लाइक कि आप सोचिए जैसे यहाँ पर एक पूरी एटीजीसी की लगातार लाइन जो है वो चली हुई है। ठीक है, एटीजीसी की लाइन आपको लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन है, मेरे पास भी बहुत ज्यादा फैसिलिटीज यहाँ पर है नहीं, बट स्टिल तो मैं ऐसे ही समझा रही हूँ। एटीजीसी ऐसे सोचिए कि लगातार लाइन में ओपन हुए पड़े हैं। अब ये एक बहुत लंबी लाइन है, तो प्राइमेज क्या करेगा, इसके केवल इतने के यहाँ पर इतने के अपोजिट यहाँ पर ये
टी के अपोजिट ए, जी के अपोजिट सी, सी के अपोजिट जी, ऐसे एक इसने छोटी सी सीक्वेंस प्राइमेज ने आके जोड़ दी। ये काम कर रहा था प्राइमेज ने। इसके बाद प्राइमेज के बाद क्या कौन काम करेगा? थर्ड काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? पॉलीमर्स को ऐड कर रहा है। जो नाइट्रोजिनस बेसेस हैं उनको, जो कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजिनस बेसेस को, हर किसी को नहीं, मीन्स जो भी एक साइड का जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये जो ओपन पड़ा है अभी तक, इसमें यहाँ पर जो नाइट्रोजिनस बेसेस लगे हैं उनकी कॉम्प्लीमेंट्री जो बेसेस होते हैं उनको वो इस साइड पे ऐड करते हुए जाएगा। ठीक है, ये ऐड करते हुए जाएगा। दूसरा वर्ड मैंने एक बोला था लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तो इसका मीनिंग क्या होता है और कैसे हम कह सकते हैं कि ये लीडिंग स्ट्रैंड है और ये लैगिंग स्ट्रैंड है? इसका बड़ा सिंपल सा फंक्शन है। जैसे कि अब आप फिर से वो जिपर वाले फॉर्मूले पे आइए। आपके जैकेट्स में नॉर्मली वो जिपर होते हैं, तो आपका जिपर जब जैसे ओपन करते हैं, आप जैकेट को ओपन करते हैं, ये नीचे की ओर को ओपन हो रहा होता है ना, नॉर्मली यही तो होता है। यहाँ से ऐसे ओपन करा यहाँ पर तक, तो ये जो इस डायरेक्शन में जिपर जिस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, उस डायरेक्शन में जो अपना नया स्ट्रैंड बना रहा है वो वाली कहलाएगी लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, नया स्ट्रैंड, उसका ओरिजिनल नहीं। लीडिंग स्ट्रैंड यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जिस साइड को हेलिकेज जा रहा है उस साइड को नया वाला जो सीक्वेंस बन रही है, नया वाला जो स्ट्रैंड बन रहा है, उसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होनी चाहिए। यानी कि जो उसका बेसिक, जो उसका ओरिजिनल स्ट्रैंड है, वो कौन सी, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? उसकी होगी इसके अपोजिट, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओरिजिनल जो है वो हो रहा होगा आपको ऊपर से नीचे को, जैसे मैं कह रही हूँ, अगर ये बन रहा है नया जो सीक्वेंस चल रही है अप टू डाउन, तो जो उसकी जो ओरिजिनल वो है स्ट्रैंड है, वो होगा उसके अपर साइड पे होगा 3 प्राइम, लोअर साइड पे होगा 5 प्राइम। और जो नया बन रहा है उसका ऊपर से नीचे को, क्योंकि ये बन रहा है, तो अपर साइड में आएगा 5 प्राइम, जो नीचे की साइड है उसमें आ जाएगा उसका 3 प्राइम। इसके बेस पे हमने इसे कह दिया लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये जहां की जिस डायरेक्शन में हेलिकेज जा रहा है उसी डायरेक्शन में इसका डीएनए पॉलीमरेज जा रहा है और नए डीएनए को बना रहा है, इसलिए ये हो गया लीडिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड हो गया इसका बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, अपोजिट मीन्स हेलिकेज जा रहा है इस डायरेक्शन में और डीएनए पॉलीमरेज जाए इस डायरेक्शन में, तो ये वाली जो ये वाला जो स्ट्रैंड होगा इसको हम कह देंगे लैगिंग स्ट्रैंड। लेकिन लीडिंग स्ट्रैंड हमेशा कंटिन्यूअस होता है, मतलब वो लगातार बन रहा है, उसके बीच में कोई गैप नहीं आता। बट लैगिंग स्ट्रैंड में हमेशा वो डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी कि उसके बीच बीच में गैप्स आते जाते हैं, बीच बीच में कुछ कुछ बेस पेयर्स जो है वो छूटे रह जाएंगे, बीच में गैप, बीच में गैप, बीच में गैप, ऐसे छूटे रह जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, जहां पर जैसे एक छोटे से सीक्वेंस को इसने बनाया, उसके बाद फिर से काम करने के लिए कौन आ रहा है? फिर से काम करने के लिए आ रहा है प्राइमेज, ताकि फिर प्राइमर जोड़े। उसके बाद फिर से आएगा डीएनए पॉलीमरेज, फिर आएगा प्राइमेज, फिर आएगा डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज यानी कि जो बना रहा होगा वो छोटी छोटी सीक्वेंसेस बना रहा होगा, क्योंकि बीच बीच में तो प्राइमेज है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंसेस ये जो बन रहे हैं, ये डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं। यहाँ पर वाले, ये वाले भी डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बने, बीच का गैप पड़ा है, तो बीच के कुछ ऐसी हैं सीक्वेंसेस जिनके कॉम्प्लीमेंट्री कोई नहीं है। यहाँ पर की भी बात करूं, इनके कॉम्प्लीमेंट्री कोई नहीं है, लेकिन इनके कॉम्प्लीमेंट्री ये आ चुका है। तो ये वाले जो हैं ये कहलाएंगे आपके ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो लैगिंग स्ट्रैंड में उसके बाद की प्रोसेस क्या हो रही थी? इसके बाद फिर से आ रहा था आपका डीएनए एक्सोन्यूक्लियस, और एक्सोन्यूक्लियस आके क्या काम कर रहा था? जो प्राइमर, जो प्राइमेज नहीं है, प्राइमर जोड़े थे, उन प्राइमर जो प्राइमर्स हैं इनको हटा दे रहा था वहां पर से। अब जैसे ही प्राइमर हट रहे थे, तो क्योंकि बीच में दोनों ओर से इनके ऑलरेडी डीएनए के फ्रेगमेंट्स हो चुके हैं, तो अब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आके ये जो प्राइमेज वाले जो स्पेस था उसमें उनके कॉम्प्लीमेंट्री नए जो नाइट्रोजिनस बेसेस उनको जोड़ देगा। ये काम जब हो गया, तो फोर्थ काम कौन करने आ रहा है? फिफ्थ काम, फोर्थ तो इन्होंने एक्सोन्यूक्लियस ने कर दिया, फिफ्थ काम करने के लिए आ रहा है लाइगेज। लाइगेज का मतलब हो गया जो जोड़ रहा है, क्योंकि पहले ही बात हुई है कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूअस है, और क्योंकि वो डिसकंटिन्यूअस है इसलिए उसके जो बीच बीच में कुछ ना कुछ गैप्स तो रहे होंगे, उन गैप्स को फिल करने के लिए आ रहा है लाइगेज। ठीक है, अब एक लास्ट चीज रहती है कि हमने जब भी हम कहते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन, तो हमने उसके साथ में एक वर्ड जोड़ते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। ये वर्ड हमने हमेशा सुना है। तो इसमें सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है
कि इसमें एक तो जो पैटर्नल डीएनए स्ट्रैंड है वो कंजर्व है, ठीक है, दूसरा नया बन रहा है। तो क्योंकि एक कंजर्व्ड डीएनए स्ट्रैंड है उसके साथ में एक नया बन रहा है, इसीलिए इसे सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं, हाफ कंजर्व है, आधा जो है पुराना है आधा नया है, इसके कारण इसे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहा जाता है। ये हो गया आपका डीएनए रेप्लिकेशन तक का जितना भी हमारा एक्सप्लेन करना था। अब इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे, रेप्लिकेशन हो चुका है तो अब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। सुनो, अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस हो गई जहां पर डीएनए से एक आरएनए बन रहा है। देखिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो का फ्लो ही ऐसा है, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। तो इस सीक्वेंस में अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की, यानी कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। देखिए इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं जो कि आरएनए के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इनमें से पहली कहलाती है प्रमोटर मतलब ये वो सीक्वेंस होती है जहां पर कि आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। दूसरा होता है आपका टर्मिनेटर का मतलब हो गया ये वो सीक्वेंस है जहां पर पहुंचने पर आरएनए पॉलीमरेज फंक्शन करना बंद कर देगा और जो ये प्रोसेस चल रही है एक आरएनए के बनने की, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम। पहली बात यह है कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो बैक्टीरिया में, मतलब जो बैक्टीरिया में होती है और जो ह्यूमंस में होती है यानी कि यूकैरियोट्स में होती है वो अलग अलग होती है, वो दोनों में डिफरेंस होता है, काफी डिफरेंस होता है। पहले हम बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया में ये प्रोसेस कैसे होती है। देखिए बैक्टीरिया में बड़ा सिंपल सी चीज है, प्रमोटर और टर्मिनेटर मैंने आपको बता दिया। इस जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है इसकी एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। वो स्पेशलिटी एक्चुअल में कहीं हो सकता है, कहीं पर क्वेश्चन में यहाँ ना भी आए तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तब भी आने की इसकी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि डीएनए का स्ट्रैंड है, डीएनए के ऑब्वियस सी बात है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से तो आरएनए नहीं बन सकता। वो क्यों नहीं बनता मैं इसके एंड में वो भी बताऊंगी। फिलहाल के लिए हम केवल ये देखते हैं, हमने ये बता दिया आपको कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनता, जो दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उनसे नहीं बनता, उन दोनों में से केवल एक स्ट्रैंड होता है जिससे कि आरएनए बनता है। तो जिस स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा होता है उसे तो हम कह रहे हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, ओके। और दूसरा स्ट्रैंड जिससे कि आरएनए नहीं बन रहा है उसको हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। हम कोडिंग उसे कह रहे हैं जो एक्चुअल में इस पूरी की पूरी जो प्रोसेस है उसमें कहीं पर पार्ट ले ही नहीं रहा है, उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। जबकि टेम्पलेट किसे कहते रहे, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना के वो एमआरएनए बन रहा है। देखिए तो जो आरएनए बनने की प्रोसेस में और डीएनए बनने की प्रोसेस में जो डिफरेंस है वो ये है कि हमने आप लोगों को हमने पहले भी बता रखा है कि आरएनए में जब हम थायमिन की जगह में यूरेसिल आता है, जब नाइट्रोजनस बेसिस की बात आती है तो यूरेसिल जो है थायमिन की जगह में इसमें आता है। यही मेन डिफरेंस है जो आरएनए में और डीएनए में होता है। यहाँ पर भी यही चीज हो रही है कि जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा उसमें ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी जहां पर भी आना होगा वहां पर टी की जगह में क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो इसी बेस पे ये टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है ये प्रोसेस को स्टार्ट करता है। अब हम बात करें कि बैक्टीरिया वगैरह में ये प्रोसेस कैसे हो रही है। तो सबसे पहली बात एक डीएनए का स्ट्रैंड लिया हुआ है हमने, डीएनए का नॉर्मल सा स्ट्रैंड दिख रहा है। सबसे पहले इसकी जो 3 सीक्वेंसेस होती हैं उसमें सबसे पहली जो होती है उसे इनिशिएशन कहते हैं, सेकेंड स्टेप को हम इलोंगेशन कहते हैं और थर्ड स्टेप को हम टर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेज को टर्मिनेशन। फर्स्ट हो गया आपका इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब हो रहा है जहां पर से प्रोसेस इनिशिएट हो रही है। इनिशिएट कब होती है, जहां जैसा डीएनए के केस में जो काम डीएनए पॉलीमरेज कर रहा था यहाँ पर आरएनए बनाने के लिए सेम काम आरएनए पॉलीमरेज कर रहा होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज कैसे करता है कि आरएनए, पहली चीज तो सिंपल सी बात है कि किसी ऐसी जगह पे जाएगा जहां पर इसे क्या मिल रहा हो, इनिशिएशन के लिए जो प्रमोटर का सीक्वेंस होती है वो प्रमोटर सीक्वेंस मिल रही हो। पर प्रमोटर सीक्वेंस के पास तो जा सकता है लेकिन बाइंड तब तक उससे नहीं हो सकता जब तक कि आरएनए पॉलीमरेज से एक सिग्मा फैक्टर खुद बाइंड ना हो जाए, क्योंकि ये जो सिग्मा फैक्टर होता है इसी को इनिशिएशन फैक्टर कहा जाता है। मतलब ये इनिशिएट कर रहा होता है इस प्रोसेस को, इनिशिएट प्रोसेस कराने के लिए ये मतलब आरएनए पॉलीमरेज को भेजता है, केवल इतना काम होता है आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाना वहां पर।
कहाँ पर, जो आपकी प्रमोटर सीक्वेंस है वहां पर। तो प्रमोटर सीक्वेंस पे जाके ये बाइंड करा देता है। प्रमोटर सीक्वेंस को मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसे शो कर दिया है अब थोड़ा सा, ठीक है, ये प्रमोटर सीक्वेंस है, इस पे जाके ये क्या कराएगा, बाइंड करा देगा। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड होगा तो जो आपका सिग्मा फैक्टर है ये अलग हो जाएगा उससे, सिग्मा फैक्टर का अब कोई रोल नहीं है। ओके, सेकेंड जो स्टेज है उसको हमने कहा था इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन का मतलब हो गया वो जहां पर कि जो भी हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना शुरू करता है जो आरएनए पॉलीमरेज है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर ATGC जो भी था, तो ATGC मान लीजिए, तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, T बनाएगा, U बनाएगा, T क्योंकि T के A के कंपैरेटिव में क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, U बनाएगा, T के कंपैरेटिव में क्या आ जाएगा, T के में तो A ही आएगा, और G के उसमें C आ जाएगा। ऐसे ये एक स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए क्योंकि, तो ये एक स्ट्रैंड बनाने लग जाएगा और वो स्ट्रैंड जो है बाहर की ओर को मतलब लंबा होते जा रहा है, इलॉन्गेट हो रहा है, वो इलॉन्गेट हो रहा है। उसके बाद जब ये इलॉन्गेशन की प्रोसेस हो गई है, अब पहली बार टर्मिनेटर सीक्वेंस आने लग गई है। अब ये उस डायरेक्शन में बढ़ रही है जहां पर टर्मिनेटर सीक्वेंस आएगी। उस टर्मिनेटर सीक्वेंस के पास आने पे एक फैक्टर होता है, उसे कहते हैं रो फैक्टर। आप लोगों ने फिजिक्स में ये वर्ड पढ़ रखा होगा रो। तो ये रो फैक्टर जो होता है ये इसी आरएनए पॉलीमरेज से जाके बाइंड हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज से जैसे ही जाके ये बाइंड होता है तो ये प्रोसेस यहीं पर टर्मिनेट हो जाती है, इसीलिए से टर्मिनेटिंग सीक्वेंस स्टेप को हम टर्मिनेटर कह रहे हैं। तो टर्मिनेशन इसीलिए कहा क्योंकि ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गई है इसके बाद से प्रोसेस। सो यहाँ पर से जैसे ही टर्मिनेट होगी तो अब जितना भी ये एमआरएनए बना है ये यहाँ पर से अलग होगा। अलग होने के बाद ये क्या करेगा, देखिए एमआरएनए जो भी ये बन रहा है इसका काम क्या है एक्चुअल में, अल्टीमेटली इसने प्रोटीन सिंथेसिस करना है। तो ये एमआरएनए जो कि अभी जब आरएनए का सिंथेसिस होता है ये भी आपके न्यूक्लियस में होता है, बट अब जो एमआरएनए जो ये बना है ये चला जाएगा यहाँ से कहाँ, साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है, न्यूक्लियस से बाहर। क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये प्रोसेस हो गई, 3 आपके इसमें स्टेप्स रहे। पहला स्टेप हो गया आपका इनिशिएशन, दूसरा स्टेप हो गया इलॉन्गेशन, थर्ड स्टेप हो गया टर्मिनेशन। ये तो बात हो गई आपकी किसकी, जितने भी बैक्टीरियाज में ये कैसे हो रहा है। अब देखिए बैक्टीरिया में और ह्यूमंस में इसमें एक बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, एक दो नहीं बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। तो और जो ह्यूमन में प्रोसेस होती है वो थोड़ी इसकी कंपैरेटिव कॉम्प्लेक्स भी होती है। सो इसके बाद हम बात करते हैं कि ह्यूमन में ये सेम प्रोसेस कैसे हो रही है। सो अब हम बात कर रहे हैं कि जो यूकैरियोट्स है उनमें ये प्रोसेस कैसे हो रही है। इसमें भी सेम, पहली चीज तो सेम रहेगी कि एक कोई स्पेसिफिक रीजन है जो कि प्रमोटर है। इस प्रमोटर रीजन से क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो आके इस रीजन से बाइंड हो जाएगा। ये स्पेसिफिक रीजन है, इससे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया। जब ये इस रीजन से आके बाइंड होता है, अभी क्या करना शुरू करता है, जो इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाने का सीक्वेंस रहता है कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर को जाएगा, मतलब नई जो वो बनेगी वो 5 to 3 बनेगी। इट मीन्स की जो ओरिजिनल होगी वो 3 to 5 होगा, जो स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट मेन स्ट्रैंड होगा वो 3 to 5 होगा। ये इसमें आगे को स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है, और स्लाइड करने के साथ ही क्या हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज आई को स्लाइड कर रहा है, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो भी इसका हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री की एक आरएनए की सीक्वेंस को बनाते जा रहा है। नीचे को उसमें बेस पेयर ऐड होते जा रहे हैं और ये नीचे को बनते जा रहा है। ये वाली प्रोसेस होगी, इसे इलॉन्गेशन की प्रोसेस कहेंगे। इसमें भी इस इलॉन्गेशन की प्रोसेस के बाद में एक सीक्वेंस आ रही है टर्मिनेटर की, मतलब जहाँ पे टर्मिनेटर आ जा रहा है, टर्मिनेटर की सीक्वेंस आते ही जो आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाएगा, वो हट जाएगा यहाँ पर से, और जो ये एमआरएनए है ये फ्री हो जाएगा। अब इस एमआरएनए की स्पेशलिटी ये होती है कि जो यूकैरियोट में होता है ये पूरा का पूरा सेम, मतलब पेयर एमआरएनए नहीं बनाता है, बल्कि इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन की अलग अलग सीक्वेंस होती है। ओके, तो इनमें से क्या होता है, जो ये एक्सॉन है वो एक्सॉन बनाता है, और जो इंट्रॉन वाला ये सीक्वेंस है ये किसी काम का नहीं होता है, मीन्स इसको हटना होता है। यही प्रोसेस है जो यूकैरियोटिक में अलग होती है प्रोकैरियोटिक से। तो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट उसमें एक चीज तो ये होती है कि कैपिंग हो जाती है, 5 प्राइम और 3 प्राइम की कैपिंग हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या होती है, एक पॉली ए टेल आके जुड़ती है, पॉली ए टेल, ठीक है, पॉली ए टेल आके जुड़ती है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है उसे कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग में जो ये इंट्रॉन वाला सेक्शन हमने कहा था कि किसी काम का नहीं, इस सेक्शन को हटा दिया जाता है, इस सेक्शन को ये स्प्लाइसिंग के थ्रू ये सेक्शन हट जाता है, और अब बचेगा केवल एमआरएनए, जो कि वहां से फ्री होके कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, क्योंकि अब उसने वहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस करनी है। सो
यहाँ पर हमने मेन चीज देख ली कि डिफरेंस किसमें आ रहा है। पहली बात तो जो है पॉली ए टेल का जुड़ना या कैपिंग होना ये अलग है। दूसरी चीज क्या अलग है, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस अलग है, क्योंकि जब हमने बैक्टीरियल में पढ़ा था कोई स्प्लाइसिंग टाइप की चीज नहीं होती थी, सिंपली केवल एक टाइप से में ही जो एमआरएनए बन जा रहा था वो सीधे से साइटोप्लाज्म से चला जाता, जबकि जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं उनमें एक्सॉन इंट्रॉन वाला जो प्रोसेस होता है ये अलग होता है। तो ये हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड मेन चीज हो गई। इसके बाद का जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है इसको हम लाइव क्लास में दोबारा कर लेंगे, मैं जो बचा हुआ पोर्शन है। और इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह हों, जो भी क्वेश्चंस हों, आप उन्हें पूछ सकते हैं, आप उसमें भी मैसेज में डाल सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बस उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा इसे थोड़ा सा अच्छे ढंग से। तो स्टडी हार्ड, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।